हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इसके पहले हमने इतिहास में देखा है 16 महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष। उसके 3 वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। उसको देखने के बाद आप ओल्ड एनसीईआरटी का अगर लिंक मिलता है तो उसकी बुक्स को डाउनलोड करके रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या ज्ञान पब्लिशिंग हाउस की एक बुक आती है ज्ञान इतिहास, उसको भी हमने रेफरेंस के लिए यूज किया है, तो उसको भी यूज करके आप रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर को। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण को समझने के लिए सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि भारत में प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण किस तरह से हुआ और किस दिशा से वो लोगों ने भारत में आक्रमण किया। तो भारत के दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, यानी 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है भारत। तो इन 3 दिशाओं से किसी भी विदेशी आक्रमण की गुंजाइश कम हो जाती है। जबकि उत्तर दिशा से हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो उत्तर दिशा से भी आक्रमण करना बहुत मुश्किल है। तो बचता है एक दिशा, पश्चिम उत्तर दिशा, जहाँ पे एक पास है, यानी खैबर पास जिसको कहते हैं, यानी दर्रा। उस दर्रे से होकर के जितने भी आक्रमण हुए हैं विदेशी आक्रमण उसी से हुए हैं। आप देखेंगे कि वो हिंदकुश की पहाड़ियों के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसके बॉर्डर पर एक दर्रा है जिसको खैबर पास कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, अभी हम कर्सर वहाँ पे ले जाता हूँ। उस खैबर पास से ही होकर के चाहे ईरानियों का आक्रमण हो चाहे यूनानियों का आक्रमण हो, उसी के तहत स्थल मार्ग से भारत के ऊपर आक्रमण हुआ। उसको इसीलिए कह सकते हैं गेटवे टू इंडिया था, यानी इंडिया में घुसने के लिए एक ही मात्र रास्ता था जो स्थल मार्ग से होके आता था। अब हम एक चीज़ यहाँ बता दें कि बॉम्बे में एक है गेटवे ऑफ इंडिया। तो वो जब समुद्री मार्ग से पहली बार राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी आई थी 2 दिसंबर 1911 में मुंबई में, तो उनकी याद में मुंबई में बनाया गया है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि ईरानियों का आक्रमण कैसे हुआ था। तो इसमें देखेंगे अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए भारत के कुछ पोर्शन में। तो पहले का जो भारत था, पहले का भारत का नक्शा, उसमें अफगानिस्तान का काफ़ी पोर्शन, पाकिस्तान का कुछ एरिया और अभी जो एग्जिस्टिंग भारत है उसका एरिया था। मैं यहाँ एक पॉइंट और नोट कर देता हूँ कि यहाँ आ गया चूँकि ये क्वेश्चन, अफगानिस्तान को कई बार किसी परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये स्थलावरुद्ध देश है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी स्थलावरुद्ध देश हैं उसको मैं कोशिश किया है कि लिख दूँ, लेकिन उसको डिटेल में हम ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे। तो स्थलावरुद्ध देश अभी जो है पूरे विश्व में 49 है, 49 स्थलावरुद्ध देश हैं जिसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो यहाँ अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान ये दिख रहे, ये सभी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इनको याद करने के लिए टूटा याद कर सकते हैं, TUTA। पहले टी से तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, फिर टी से जो है तजाकिस्तान और ए से अफगानिस्तान, और इसमें के तो हमने लिखा नहीं, के से किर्गिस्तान याद रख सकते हैं। तो चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। तो प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण को समझने के लिए 2 चीज़ समझेंगे कि प्राचीन भारत में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। पहला ईरानियों का आक्रमण, जो अफगानिस्तान से जस्ट पश्चिम में ईरान है, वहाँ पे वो लोग का उद्गम क्षेत्र है जहाँ से वो लोगों ने साम्राज्य विस्तार स्टार्ट किया। दूसरा जो है ग्रीक या ग्रीस, कोई किताबों में लिखते हैं यूनानी। तो वो यूनान जो है, यूनान अभी देखेंगे इटली से जस्ट पूरब में यूनान है, जहाँ पे सिकंदर वगैरह ने अपना साम्राज्य विस्तार स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ये 2 लोगों का भारत पे एंशियंट पीरियड में आक्रमण हुआ था, एक ईरानियों का और दूसरा यूनानियों का। तो पहला हम शुरू करते हैं ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण को पारसी आक्रमण भी कहते हैं, फारसी आक्रमण भी कहते हैं। तो इनके आक्रमण के समय में भारत की स्थिति देखते हैं, राजनीतिक स्थिति देखते हैं। अभी तो हमने भौगोलिक स्थिति देख लिया कि इसके 3 दिशाओं से इसमें समुद्र है, एक दिशा से इसमें हिमालय की पर्वत श्रृंखला है,
तो केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ही ऐसा एरिया था जहाँ से भारत में एंट्री लोग कर पा रहे थे। अब हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं। जब ये ईरानी लोग अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे ईरान में, तो भारत में मगध जो है, मगध भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। अभी हमने 16 महाजनपद इसके जस्ट पहले पढ़ा था, 6th सेंचुरी BC के आसपास। तो उस समय मगध का भी अपना एरिया बढ़ा रहे थे, यानी वो अपने साम्राज्य का विस्तार, मगध के साम्राज्य के जितने भी राजा थे वो अपना विस्तार कर रहे थे। वो एरिया था पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा भारत का पूर्वी क्षेत्र। वहाँ पे मगध का लोग विस्तार कर रहे थे, मगध साम्राज्य का विस्तार। और पश्चिमी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत सारे छोटे राजे रजवाड़े थे जो आपस में ही लड़ रहे थे। उनके पास में कोई संगठित या ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था कि जो सभी को आपस में मिला करके एक संगठित राज्य बनाया हो या साम्राज्य स्थापित किया हो। तो जिसके कारण वहाँ पे आक्रमण करना बहुत आसान हो गया था। इसीलिए भारत में ईरानियों के आक्रमण में सफलता मिली थी। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कि पहले ईरानी आक्रमण में देखेंगे, प्रथम विदेशी आक्रमण इसको कहते हैं जो ईरानियों ने किया। इसमें वहाँ पे एक हखामनी वंश के राजा जो थे, वो लोग अपना साम्राज्य के विस्तार कर रहे थे। तो वो लोगों ने भारत पर भी आक्रमण किया। तो उस वंश का संस्थापक जो है वो साइरस था, जिसको कुरुस बोलते हैं या साइरस द्वितीय भी बोलते थे, साइरस 2। वो आक्रमण तो किया था भारत पे, बट भारत की सीमा के पास तक पहुंचने में सफलता पाया था, लेकिन उसको आक्रमण में सफलता नहीं मिली थी। तो उस समय वो लोगों का, चूंकि राजवंश हकमनी के लोगों ने उसका पहला जो संस्थापक था उसने आक्रमण किया, उसके बाद उसके पुत्र ने आक्रमण किया। तो उसका जो पुत्र था उसको सफलता मिलती है इसमें आक्रमण में। उसको डेरियस 1 या उसका नाम दारा 1 कहते हैं या दारे बहु भी बोलते हैं। उसको 516 ईस्वी पूर्व में उसको सफलता मिल जाती है। भारत के कुछ पंजाब, सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्र और सिंध प्रांत का कुछ पोर्शन जीत लेता है, जो ईरान का 20वां प्रांत कहा जाता है। उसके ईरान में कुल लगभग 28 प्रांत रहते हैं और उस समय प्रांत को क्षत्रपी भी बोलते हैं। तो ये 20वां प्रांत जो था वो भारत था। कुछ इतिहास की किताबों में मिलता है कि ईरान के पास में उस समय केवल 20 प्रांत थे और 20वां प्रांत जो है ये पंजाब सिंधु नदी के आसपास का जो भारत का पोर्शन उसने जीत लिया था, डेरियस 1 ने, वो वाला है। लेकिन बहुत सारा रिलायबल NCERT वगैरह की किताब में मिलता है कि कुल 28 प्रांत थे, जिसमें से 20वां प्रांत जो था भारत का जीता हुआ प्रांत था। और उससे जो पूरा राजस्व ईरान को मिलता था, उसके कुल राजस्व का 1/3 राजस्व इन्हीं एरिया से आता था, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। और वहाँ से कहते हैं कि 360 टेनेंट कुछ सोना राजस्व मिलता था। ये मुद्रा नापने की एक इकाई है, कभी कभी मन में भी बोलते हैं ना, 360 मन मीन्स लगभग 40 किलो का एक मन होता है। तो इतना सोना का राजस्व ईरान को केवल इसी पंजाब सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र तथा सिंध प्रांत से मिलता था। और ये क्या हुआ कि ये जब हिंद कुश के दर्रों को पार करते हुए ये जब भारत में घुसने की कोशिश किया, तो उस समय पश्चिमोत्तर भारत में कंबोज, गंधार और मद्र आदि ये आपस में लड़ रहे थे। इनके अंदर कोई सामुदायिक संगठन नहीं था। इसीलिए मेन समस्या यही था, जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे वो मगध की तरह आपस में कोई सामुदायिक संगठन बना करके एक सशक्त साम्राज्य नहीं बना पाए थे। इसीलिए ईरानियों के शासकों को यहाँ पे राजनीतिक फूट का फायदा उठाते हुए पश्चिमोत्तर सीमा में आक्रमण करने में सफलता मिल गई थी। तो एक यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, थोड़ा इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, कि इसमें एक अंग्रेज़ों के भी आक्रमण को थोड़ा सा हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग समुद्री मार्ग से कैसे आए थे। उसमें हम थोड़ा जहाज रानी का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जहाज रानी में बोलते थे कि नदियों का और समुद्रों का जो समुद्री मार्ग थे उनके 3 उद्देश्य हो सकते थे, या तो यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, या व्यापार का, या तो युद्ध के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इसके बारे में पता नहीं था या लोगों को समुद्री मार्ग या जहाज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका पूरा प्रमाण मिलता है
ऋग्वेद में जहाज और समुद्री यात्रा का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में यानी 4th सेंचुरी BC में भारत के अभियान से जब सिकंदर वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति से कहा था कि सेना को समुद्री मार्ग से वापस यूनान भेजा जाए। इसके अलावा मुंबई के पास में एक सालसेट द्वीप है जो लगभग 25 मील दूर है मुंबई से। उनकी कन्हेरी की गिर मंदिर गुफाओं से जो 2वीं शताब्दी की हैं उसमें एक चित्र मिला है जिसमें एक डूबती हुई नाव यानी जहाज तथा कुछ व्याकुल यात्रीगण हैं जो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो उनको बचाया जाए। उस तरह का कुछ चित्रांकन किया गया है। तो यानी इसका तो बहुत पहले से इसके बारे में लोगों को जानकारी थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो उन्नत किस्म के जहाज शिल्प और उनकी नौचालन विद्या का नॉलेज था वो यूरोप में डेवलप हुआ, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आसपास जब दिक्सूचक का प्रयोग होने लगा जिससे दिशा ज्ञान करते हैं, कंपास बोलते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक इफेक्ट को और एक मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट के दोनों के सामंजस्य से हम दिशा जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ दिशा कौन है और साउथ दिशा कौन है, और बाकी को कैलिब्रेट करके कि कौन सी कितनी डिग्री पे हम जा रहे हैं जहाज लेकर के। तो उसका 12वीं शताब्दी में उपयोग शुरू हो गया। जब उसका उपयोग होने के बाद में 14वीं और 15वीं शताब्दी में जहाज शिल्प में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। तो उसके बाद में नौचालन विद्या में प्रगति हुई। ये सभी चीज़ें कहाँ हुई? यूरोप में हुई। इसीलिए आप देखते हैं कि 1498 ईस्वी पूर्व में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पे जल मार्ग से आया था, क्योंकि यूरोपियों को एक अच्छा नॉलेज था जहाज शिल्प का और नौचालन विद्या का। और 16वीं शताब्दी में डच, फ्रांसीसी आदियों इनका जब आगमन हुआ व्यापार करने के लिए भारत पे, वो भी जल मार्गों से हुआ था। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने रिवाइज करने की कोशिश की है कि जहाजरानी का इतिहास। अब बैक टू अपने टॉपिक पे आते हैं कि तो अभी तक हमने डिस्कस किया था कि पश्चिमोत्तर सीमा में अभी क्या था कि ईरानी शासक दायर बहु को सफलता मिल जाती है कुछ हमारे भारत के कुछ प्रांत को, पश्चिमोत्तर भारत को अपने राज्य में सम्मिलित करने में। तो उसके बाद में क्या है कि उसको जब इधर होता है ये, तो उधर यूनानी भी आपस में आसपास के साम्राज्य में बहुत सारा युद्ध करते हैं वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो उस तरह से यूनानियों और ईरानियों में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है अपने वर्चस्व को लेकर के, और एक लंबी लड़ाई चलती है, लगभग 200 वर्षों तक चलता है। तो उसमें तो अभी हम एक बार समराइज करते हैं। मैं कर्सर अपने उस पॉइंट पे ले जाता हूँ कि जहाँ पे साइरस द्वितीय था, कुरुस, जो भारत में सीमा तक आया बट असफल हो गया था, उसका एक उत्तराधिकारी था किम्बिसीस द्वितीय, वो भी असफल रहा। उसके बाद डेरियस या दारा वन को सफलता मिली थी, जो कुछ पश्चिमोत्तर भारत का कुछ पोर्शन अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी ईरान में मिला लिया था। उसके बाद में छयार्स या जर्सिस होता है। अब जर्सिस का युद्ध वहाँ यूनानियों से चलता रहता है। अब चूंकि डेरियस भारत के कुछ पोर्शन पे कब्जा कर लिया तो भारत की बहुत सारी फौज के लोग ईरान की फौज में शामिल हो जाते हैं, और इसका ये संपर्क लगभग 200 वर्षों तक चलता है, क्योंकि ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई जो ईरान और यूनान के बीच में चलती है, ईरानी और यूनानियों के बीच में, ये अंतिम में दारा तृतीय को जब सिकंदर पराजित कर जाता है तो पूरा ईरान पे सिकंदर का कब्जा हो जाता है, वर्चस्व हो जाता है। तो उसके आगे हम देखते हैं फिर वो जब भारत की तरफ रुख करता है ईरान को जीतने के बाद, तो उसको बोलते हैं यूनानी या मकदूनियाई आक्रमण, वो आगे देखते हैं। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि ईरान से लगभग 200 सालों तक भारत के संपर्क से क्या परिणाम हुए। तो पहले तो एक व्यापार में बढ़ावा हुआ, बहुत सारा सांस्कृतिक परिणाम ऐसे हुए कि जितने भी आपको पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के कुछ शिल्प लेख मिलेंगे उसमें खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल मिलेगा जो 3rd सेंचुरी BC का है। ईरानी सिक्कों से ये पता चलता है कि एक व्यापार बहुत अच्छे थे। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से ऐसा दिखाई देता है कि आप देखेंगे अशोक के समय के स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे।
इस तरह से कला और संस्कृति दोनों के बीच में जो 200 सालों तक चली, उसका बहुत सारा प्रभाव भारत में अभी भी दिखता है। अब शुरू करते हैं यूनानी या मकदूनियाई आक्रमण। तो अभी हमने देखा कि जब दारा तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया तो पूरा ईरान सिकंदर के कब्जे में हो गया। तो जो है 4th सेंचुरी BC में पूरे विश्व के आधिपत्य के लिए ईरानियों और यूनानियों में संघर्ष में सिकंदर को विजय मिलने से वो भारत की तरफ रुख किया। तो और पूरी तरह से जब ईरानी साम्राज्य का अंत हो गया तो उस समय सिकंदर ने एशिया माइनर, इराक और ईरान को जीत लिया और वो जीतने के बाद भारत की तरफ बढ़ गया। और उसको भारत में आक्रमण करने के पीछे क्या कारण है? तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों को, जितने भी यूनानी थे उनको एक हेरोडोटस जो इतिहास के जनक कहे जाते हैं, और बहुत सारे यूनानी लेखकों ने ऐसा बताया था भारत सोने की चिड़िया है, उसके पास अपार संपत्ति है, जिसको पढ़कर सिकंदर या कोई भी यूनानी आक्रमण के लिए प्रेरित हुए लोगों ने। अब हम सिकंदर के आक्रमण के समय में पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति देखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि वो जब भारत पे आक्रमण किया होगा तो किस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा होगा। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, हम कर्सर ले जाते हैं। यूनान जो है इटली के जस्ट पूरब दिशा में एक यूनान है। सिकंदर इस प्रकार वहाँ से चलता हुआ पूरा मिस्र को, तुर्की को, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो आज का है, इन सब एरिया पे कब्जा करते हुए भारत तक पहुँच गया। तो उस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहुत सारे राजतंत्र और कबीलाई गणराज्य थे जो आपस में अलग अलग बटे थे, जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो सिकंदर ने पाया कि अगर इन रजवाड़ों को एक एक करके आक्रमण किया जाए तो इनको जीतना आसान है। तो उस समय 2 सुविख्यात शासक थे, एक तक्षशिला के राजा थे आम्भी, और एक झेलम और चिनाब क्षेत्र के राजा थे पोरस। तो आम्भी तो बिना युद्ध किए ही सरेंडर कर दिए। तो अब वो पोर्शन क्या था, अब ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं चित्र में, सिंधु नदी के जस्ट आसपास के एरिया जो झेलम और चिनाब का क्षेत्र था वो पोरस के पास था, और वो बाकी तक्षशिला के राजा जो है आम्भी थे। तो सबसे पहला जो है आक्रमण किए बिना सिकंदर को सफलता मिली, वो आम्भी ने सरेंडर कर दिया। तो उनके सामने सरेंडर होने से अगर वो दोनों मिल करके सिकंदर का सामना करते तो सिकंदर को रोकने में सक्षम हो जाते, और चूंकि दोनों के बीच में कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना, तो और दूसरा वहाँ के खैबर पास पे यानी खैबर दर्रे पे कोई निगरानी नहीं रखे, अगर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट किए होते तो सिकंदर का भारत में एंट्री नहीं हो पाता। अब ईरान विजय के बाद क्या किया, सिकंदर जब काबुल की ओर बढ़ा तो भारत में खैबर दर्रे को पार करते हुए 326 ईस्वी पूर्व में सिंधु नदी के पास पहुंचा, और उसको ईरान से सिंधु नदी तक आने में लगभग 5 माह लग गए। तो सबसे पहले आम्भी के पास जब सेना पहुंचती है तक्षशिला के आसपास तो वो सरेंडर कर देता है, और जिससे सिकंदर अपनी पूरी फौज की ताकत बढ़ाता है और उसके खजानों से अपने खजाने की पूरी कमी को पूरी करता है। उसके बाद वो पोरस के झेलम और चेनाब क्षेत्र पर आक्रमण के लिए तैयारी करता है। तो झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सबसे शक्तिशाली जो प्रतिरोध उसका होता है वो पोरस के साथ होता है। तो उस एक बहुत भयानक युद्ध होता है जिसमें पोरस हार जाता है। उस युद्ध को वितस्ता का युद्ध कहते हैं, जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। अब ये वितस्ता क्या है, ये झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता, जिसको ऋग्वेद में या हाइडास्पस जो यूनानी ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, और ये 1 ऑफ द 7 रिवर्स है, इसलिए सप्त संधव प्रदेश में जो झेलम है वो एक नदी है, इसीलिए वो एरिया बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, 7 नदियों का देश था। तो सिकंदर जब पोरस से युद्ध हुआ तो पोरस की बहादुरी से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और उसके बाद उसका राज्य उसको वापस कर दिया। अब उसकी सेना, और यहाँ पे ये देख लेना है कि पूर्वी भारत में जो मगध साम्राज्य था उस समय वहाँ पे नंद शासक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सेना सिकंदर की सेना से काफ़ी बड़ी थी और बहुत शक्तिशाली थी, तथा भारत और इस पोरस के साथ युद्ध में सिकंदर की सेना समझ गई थी कि भारत के लोग युद्ध कला में कितने प्रवीण हैं और कितने श्रेष्ठ हैं।
तो इसीलिए बहुत सारे यूनानी इतिहासकार भी लिखते हैं। एक यूनानी इतिहासकार एरियन लिखते हैं कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। इसकी पूरी खबर सिकंदर की सेना में लोगों को रहती है, इसलिए और लगातार कई सालों से उनके विजय अभियान में निकले हुए सैनिक जो है अब वो वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए वो पश्चिमी किनारे पर जब पहुंचते हैं ब्यास नदी के, तो वहाँ से आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। तो वहीं पर ही उसकी जो है विजय का अभियान सिकंदर का रुक जाता है। तो सिकंदर बहुत दुखी होता है और वो दुखी भरे स्वर में कहता है, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। तो एक ऐसा समय आया जो सिकंदर कभी किसी राजा से या किसी शत्रु से हारा नहीं था, वो अपनी सेना से हार गया और वहीं से वापस जाने के लिए तैयारी करता है। और जितना उसने विजय अभियान के द्वारा भारतीय प्रदेशों को जीता था, उसको अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस चला जाता है। लेकिन जब वापस जाने लगता है तो सिकंदर भारत के कुछ कठ और गलाव निकाय जातियों को हराता है। उसके बाद में वो उनकी सेना समुद्री मार्ग से वापस चली जाती है। तो इस प्रकार सिकंदर लगभग भारत में 19 माह तक रहा और वो 326 बीसी से लेकर के 325 बीसी के बीच। अभी मैं बीसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ये उल्टा क्रम में चलता है। जब भी 325 के बाद 324 323 ऐसे चलेगा। तो वह भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जानना जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत बार आएगा। ईसा पूर्व क्यों कहते हैं, ईसा पूर्व में यानी एडी और बीसी में क्या अंतर है, या बीसी और सी में क्या अंतर है। तो अभी हम देखते हैं कि सिकंदर फिर क्या है, 19 माह तक चूंकि लगातार युद्ध में ही रहा, तो जितना भी उसने भूभाग को जीता था उसको कभी व्यवस्थित करने का समय नहीं मिला उसको। इसलिए उसने जितने भी अधिकांश विजित राज्य थे उसको उनके शासकों को लौटा करके वापस वो अपने यूनान की तरफ चला जाता है। तो अब देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से भारत में क्या क्या उसके परिणाम हुए। तो पहली बात तो यूरोप को भारत के सीधे संपर्क में आने का मौका मिला और यूनानी कब्जे का भारतीय भूभाग जल्द ही तत्कालीन मौर्य के कब्जे में चला गया। जब अभी हम मौर्य साम्राज्य देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तर भारत के कुछ पोर्शन थे जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जब सिकंदर वापस जाने लगता है तो उसको वहाँ के तत्कालीन राजाओं को दे देता है। बाद में मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य उसको अपने साम्राज्य में आसानी से मिला लेता है और भारत को अखंड भारत बनाने में मौर्य काल का बहुत ज़्यादा योगदान है। और उस समय सिकंदर के समय में 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार भी खुले और यूनानी व्यापारियों और शिल्पकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यूरोपी भारत के संपर्क में आने का अवसर, असल बात सबसे पहले यूनानियों को ईरानियों से भारत के बारे में पता चला कि यहाँ की अपार संपत्ति के बारे में, यहाँ की पूरे भौगोलिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, ये ईरानियों से पता चला था। अब ईरानियों से यूनानियों को पता चला, यूनानियों से यूरोप में पूरा फैल गया। बाद में वहाँ से जो बहुत सारे डच, डेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब बाद में भारत में आक्रमण के लिए आए। तो अब हम देख लेते हैं कि एडी और बीसी क्या होता है। तो जो एडी है उसका मतलब है एनो डोमिनी कहते हैं, यानी हमारे ईश्वर का वर्ष, यानी एडी को लैटिन में कहते हैं एनी डोमिनी, तो उसको हमारे ईश्वर का वर्ष कहते हैं। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी, ईसा मसीह के जो पहले के समय है उसको बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो यानी बीसी जो है, जब भी बीसी लिखा जाएगा उल्टे क्रम में चलेंगे, तो यानी धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ेंगे। और एडी है, एडी बढ़ता जाएगा, जैसे 2020 से 2021, 22, 23, यानी इसको सन हम लोग साधारण उसमें लिख देते हैं, सन लेते हैं या ईस्वी लिखते हैं। तो 1901 से जैसे 1901 से लेकर के 2000 तक ये 20वीं शताब्दी थी, 100 ईयर्स की सेंचुरी। और 2001 से लेकर के 2100 तक चलेगी 21वीं शताब्दी। अब ईसा मसीह के जन्म को अगर हम रेफरेंस माने, 0 ईयर मान लें, तो
के बाद के वर्षों को 180 280 और ये सिमिलर है BCE और एक CE बिफोर कॉमन इरा बोलते हैं और एक कॉमन इरा बोलते हैं। जो लोग नॉन क्रिश्चियंस थे वो लोग BC और CE यूज करते थे, बाकी क्रिश्चियंस AD और BC यूज करते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मौर्य काल, जो आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको देखने के बाद आप एक बार ओल्ड NCERT की बुक ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई सजेशंस है तो हमको नीचे सजेशन बॉक्स में या कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम अपने नए वीडियो में उसको कवर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।